वेलकम बैक रीजरो फैन। स्लॉथ इफ के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसे हम रैम इफ स्टोरी के नाम से भी जानते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था सुबारू और रैम के पीछे एक औरत उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ हेलीबेल आ जाता है। वो वहाँ से बचकर जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाते हैं, बट उन्हें सामने कोई और दिखता है। ये वही औरत थी जिसने उन दोनों को मारने की कोशिश करी थी, पर इस बार ये व्हाइट कपड़ों में है और इसका ऑरा भी बिल्कुल नॉर्मल है। पर सुबारू को उस पर भरोसा नहीं होता और वो जैसे तैसे उस औरत को वहाँ से भगा देता है। एंड देन हमें उसकी रात पता चलता है कि रैम प्रेग्नेंट है। कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। बेसिकली रैम और सुबारू भागकर शादी कर लेते हैं एमिलिया को पीछे छोड़कर मरने के लिए। अब तुमने एनिमे में तो देखा ही होगा कि जब एमिलिया मरती है तो पंक दुनिया बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली इस इफ स्टोरी में ये दुनिया खत्म नहीं होती। तो हम मान सकते हैं कि लगुनिका में कोई ऐसा बंदा है जो पंक को मार सकता है। अब कहानी को फिर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3 मंथ्स में रैम की प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद दोनों कपल्स ने रात भर अपना जश्न मनाया। अगली सुबह हेलीबेल उनके पास आता है उनका हालचाल लेने के लिए, बट वो देखता है कि दीवार पर एक बहुत बड़ा डेंट हो चुका है। वो डेंट सुबारू के टकराने से बने थे और रैम ही थी जिसने ऐसा कराया था। ये तब हुआ जब उन्हें पता चलता है कि रैम प्रेग्नेंट है और उन्हें एक बच्चे को ब्लेस करने की खुशी मिली। पर सुबारू को इन सब चीजों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो रैम से बोलता है क्या तुम मुझे मार सकती हो ताकि मुझे पता चले कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हेलीबेल डेंट को देख के बोलता है तुम्हें इसका जुर्माना देना पड़ेगा। बट सुबारू हेलीबेल को लेके थोड़ा अपसेट था, क्योंकि किसी ने भी सुबारू को बताया नहीं था कि हेलीबेल करारी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। सुबारू तो बस उसे एक आम आदमी समझ रहा था। उसने पहली बार हेलीबेल को एक्शन में देखा था, जिससे वो थोड़ा शॉक हुआ और ऑफेंड भी। सुबारू ने हेलीबेल के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब झूठ निकला। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सच क्या है। क्या वो हेलीबेल पे भरोसा भी कर सकता है? सुबारू की इन्हीं बातों की वजह से हेलीबेल के दिल को दुख पहुंचता है। रैम भी पहले से ही हेलीबेल का सच जानती थी और उसने भी सुबारू से ये बात छुपाई। सुबारू रैम को डांटते हुए बोलता है एटलीस्ट रैम तुमको तो मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। रैम सुबारू का गुस्सा देख के डर जाती है और उसे शांति से समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती है मुझे सुबारू कुन पर बहुत भरोसा है। सच में शब्द काफी नहीं है बताने के लिए कि मुझे कितना भरोसा है, लेकिन आप पर भरोसा करने और आपसे ऐसी कोई चीज करवाना जिसमें आप अच्छे नहीं है, ये दोनों अलग बातें हैं। बेसिकली हेलीबेल ने सोचा था कि अगर सुबारू को उसकी सच्चाई का पता चल जाए तो सुबारू उसे एक अलग तरीके से ट्रीट करेगा और रैम हेलीबेल का फेस देख के बता सकती थी कि उसका इंटेंशन क्या है। रैम बोलती है तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। मैं हेलीबेल सामा को प्रोवोक नहीं करना चाहती थी। अगर मैंने केयरलेसली उनकी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बता दिया होता तो तुम कभी भी हेलीबेल के साथ दोस्त नहीं बन पाते। सुबारू हेलीबेल से लाखों सवाल पूछता है, जिसके जवाब में हेलीबेल बस एक बात बोलता है अगर मैं तुम पे अभी अटैक कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा और रैम की जान की भीख मांगूंगा। ये सुन के हेलीबेल जोर जोर से हंसने लगता है और सुबारू का बार बार मजाक उड़ाता है। उसके बाद हेलीबेल सुबारू को बताता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें उस औरत से बचाता ही क्यों? सुबारू इस पॉइंट को सोच के बोलता है कि हेलीबेल जैसा था वैसा ही है, वो बिल्कुल नहीं बदला और वो उस पर ट्रस्ट भी कर सकता है। हेलीबेल अपना ट्रस्ट जीतने के लिए सुबारू को अपनी बैक स्टोरी एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि उसकी स्पीसीज लगभग खत्म हो चुकी है और वो आखिरी बचे हुए शिनोबी वॉरियर में से एक है। उसे जादू टोना कर्सेस यूज करना आता है और वो अपने दुश्मनों का कमजोर पॉइंट ढूंढकर उन पे अटैक करना भी जानता है, लेकिन उसको ये एक्सप्लेन करने की इजाजत नहीं है कि वो कैसे लड़ता है। हम बस इतना जानते हैं शिनोबीज निंजास को बोला जाता था। और मैं तुम्हें बता दूं कुरारागी का सारा स्ट्रक्चर जापान के एडो पीरियड से मिलता है, जो असली में वही टाइम था जब जापान में निंजास का जमाना था। किसी तरह से जापानीज कल्चर ने कुरारागी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है। इतना सब सुनने के बाद सुबारू और रैम हेलीबेल को शुक्रिया बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। हेलीबेल उन दोनों का सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पाइप से एक बड़ी पफ लेता है, लेकिन ऑब्वियसली सुबारू नहीं चाहता था कि वो प्रेग्नेंट रैम के आसपास स्मोक करे, तो वो उसे कहता है कि आप रैम से थोड़ा दूर हटकर स्मोक नहीं कर सकते? जिस पर हेलीबेल जवाब देता है ओ चिंता मत करो सुबारू, ये तंबाकू नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि हेलीबेल को जिंदा रहने के लिए दवाई वाले पोर्ट्स फूकते रहना पड़ता है। एटलीस्ट वो अपनी सफाई के लिए कम से कम कुछ कहता तो है। खैर बात तब सीरियस होती है जब हेलीबेल उस लड़की के बारे में जिक्र करता है। सुबारू का पहला ख्याल था कि वो लड़की शायद एक सिनाक बिशप में से एक है, लेकिन रैम उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। याद रखो किसी कारण से रैम विच कल्ट की स्मेल सूंघ सकती है। रैम सुबारू को बताती है कि वो विच कल्ट से तो बिल्कुल नहीं है, और सच बताऊं तो हेलीबेल भी उस लड़की की स्मेल नहीं सूंघ पाया था। तुम्हें बता दूं डेमी ह्यूमंस के तौर पर उसकी नाक भरोसेमंद मानी जाती है। हेलीबेल रैम से पूछता है कि तुम्हारी नाक कितनी रेलेबल है? रैम उसे बताती है कि मैं इसी नाक की वजह से सुबारू कुन के साथ हूँ। उस रात जो भी हो वो रैम की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा था और इसलिए वो डर के मारे सुबारू का हाथ पकड़ लेती है। तभी हेलीबेल बोलता है सुबारू और रैम काफी प्रॉब्लमैटिक नेबर निकले। सुबारू बोलता है ये बात वो बोल रहा है जिसने अपनी पहचान छुपाई थी। हेलीबेल बोलता है छिपा तो नहीं पाया ना, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। वो बोलता है हम स्टैंडमेंट हाउस के अच्छे नेबर है और दोस्त है, इसलिए हम मिलकर काम करते हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि वो औरत कब फिर से उन पे अटैक करेगी। सुबारू सोचता है काम से एक दिन की छुट्टी लेकर पूरा दिन अपार्टमेंट के अंदर रैम के साथ बैठकर उसकी सुरक्षा कर
करने का। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, अब सुबारू के पास फोन तो नहीं है कि वो उससे छुट्टी मांग सकता है, उसे वहां फिजिकली जाके छुट्टी मांगनी होगी। सुबारू हैलीबेल को बोलता है जब तक मैं नहीं आता तुम रैम की प्रोटेक्शन करोगे। हैलीबेल भी इस बात पे अग्री करता है और सुबारू कुन अपने बॉस के पास चला जाता है। वो दोनों के ऑफिस जाता है ताकि वो दोनों की छुट्टी के बारे में एक साथ बता सके और उसका काम इजीली हो भी जाता है। वो रास्ते में घर आ ही रहा होता है पर तभी उसे किसी की आवाज आती है, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? ये बात वही सफेद बाल वाली औरत कहती है। दिन ढल चुका है और इसी वजह से सुबारू उस लड़की का चेहरा साफ देख पाया था। उसका चेहरा किसी एंजल जैसा था, जैसे वो बहुत खूबसूरत हो। वो पब्लिक में चलते हुए बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी, जैसे वो भगवान के द्वारा एक तस्वीर हो। वो सुबारू के पास आके बोलती है, क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम्हारे अपार्टमेंट जाने तक हम बात कर सकते हैं? सुबारू का पहला रिएक्शन मना करने का था, बट उसे जल्दी रियलाइज हो गया कि वो उसे मना तो बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। पर औरत जब चाहे उसे मार सकती थी, इसलिए सुबारू को उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों अपार्टमेंट की तरफ चल रहे होते हैं पर तभी वो औरत जोर जोर से गाना गुनगुना रही होती है। एक सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल खतरनाक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी सुबारू अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता था। आखिरकार वो अपार्टमेंट में पहुंचे जहां उसे रैम और हैलीबेल मिलते हैं। हैलीबेल उन दोनों को देखकर बोलता है, अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के पता चलने के एक दिन बाद तुम एक और खूबसूरत लेकर औरत आते हो, अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो सुबारू? यहाँ पर हैलीबेल उस लड़की को देख के तुरंत उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो लड़की हेल्सन से बोलती है, तुम हाइट में बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो। हैलीबेल बोलता है, अब ये एक नया फॉल्स एक्यूजेशन है, तुम इतनी खूबसूरत हो, एटलीस्ट मुझे हाइट में तो जीतना बनता था। वो लड़की उस बात पर बोलती है, जो कुत्तों की तारीफ से खुश होती है वो बेसिकली बिचेस होती है। वो उसे रिजेक्ट कर देती है और वो उसे एक कुत्ता कह के बुलाती है। तभी रैम आ जाती है और वो सबको अंदर बुलाती है और चाय का ऑफर देती है। रैम के इतने पोलाइट नेचर की वजह से उस औरत का मूड थोड़ा बेटर हो गया था, जिस वजह से वो खुश होकर सबको अपना इंट्रो देती है। वो उनसे कहती है कि तुम फिलहाल तो मुझे बस टिया कह के बुला सकते हो। टिया उन्हें समझाती है कि वो फिलहाल अभी किसी को भी मारना नहीं चाहती, बस शर्त यह है कि जो चीज उससे चुराई गई है वो उसे वापस कर दी जाए। ये कहते हुए वो सीधा रैम की तरफ देखती है। वो उनसे कहती है कि मेरे सामने सोच समझ के जवाब देना, हाँ ही वो जवाब है जो मैं सुनना चाहती हूँ। तभी वो बंदी रैम से बोलती है, रैम मेरा लाइट बॉल मुझे वापस कर दो। तभी रैम के साइड में एक हवा आई जो उसे चीर गई, लेकिन रैम डरने की बजाय ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने टिया से कुछ नहीं चुराया था और उसे लाइट बॉल के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन टिया रैम के कंफ्यूज जवाब से सेटिस्फाई नहीं थी। टिया बोलती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि जवाब हाँ में होना चाहिए। वो गुस्से में हवा के झटके से अपार्टमेंट को उड़ा देती है, दीवारों पर कटे हुए निशान और डेंट छोड़ देती है। किस्मत से उसमें से रैम को एक भी अटैक नहीं लगा, अगर लग जाता तो वो दो हिस्सों में कट जाती। हैलीबेल भी कोने में खड़ा हुआ खामोश ये सब देख रहा था। पिछली रात उसने रैम और सुबारू की रक्षा की थी और तो और उस औरत से लड़ाई भी की थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ दीवार के कोने में खड़ा था, वो भी बिल्कुल शांत। टिया लास्ट बार रैम से सवाल पूछती है, मेरी लाइट बॉल कहाँ है? लेकिन रैम को अभी भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है और ये सुन के टिया का गुस्सा फट पड़ता है और वो पूरे रूम को तबाह कर देती है। दीवारें, दरवाजे, फर्नीचर और फ्लोर ये सब टिया के तबाही से मिट जाते हैं। हालांकि रैम, सुबारू और हैलीबेल इन सबको कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। रूम में उड़ती हुई हवा की तलवारें उनसे किसी तरह बच गई। ऐसा लग रहा था जैसे अटैक असली में रैंडम नहीं थे और टिया उन्हें मैन्युअली कंट्रोल कर रही थी ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचाए, जैसे कि वो उन्हें बस डरा रही थी। टिया रैम से बोलती है, तुम बहुत जिद्दी हो, इतना सब करने के बाद भी तुमने अपना मुंह नहीं खोला। अगर मैं उस कुत्ते को मार दूं जो दीवार पे खड़ा है तो तब क्या तुम मुझे बताओगी? रैम बोलती है, नहीं मैं नहीं बता सकती। हैलीबेल बोलता है, मैं मानता हूं कि बातचीत का फ्लो देख के कोई और चॉइस नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बहुत पोअरली ट्रीट कर रही हो? टिया रिप्लाई में बोलती है, वेल शायद इससे मेरा मूड थोड़ा बेटर हो जाए। हैलीबेल सुबारू से बोलता है, क्या मैं रो सकता हूँ? सुबारू टिया का आंसर करता है, मैं जानता हूँ तुम हैलीबेल से ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जब कुछ चीजें एक्चुअली में काम नहीं करती तो तुम सच में डिसअपॉइंट हो जाती हो। सुबारू हैलीबेल का दुख बांटे बिना टिया का दर्द महसूस कर रहा था। हैलीबेल सुबारू का ये सपोर्ट देखकर बोलता है, वैसे ये वो सपोर्ट नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। सुबारू ने टिया की फीलिंग्स महसूस करी और टिया का झूठ बोलने का आरोप लगाया। जवाब में टिया हार मान लेती है और बड़ी बड़ी सांसें लेने लगती है। टिया उन्हें बोलती है कि उसे नहीं पता था कि रैम प्रेग्नेंट है। वो आमतौर पर रैम की उसकी प्रॉपर्टी चुराने पर उसको मार देती, लेकिन क्योंकि उसके बच्चे ने तो कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए उसे मारना किसी शिमिगामी के तौर पर उसके बिलीफ के खिलाफ होगा। वो सबको बताती है कि अगर रैम उसका लाइट बॉल वापस नहीं देगी तो वो बच्चे का होने का इंतजार करेगी और उसके बाद वो रैम को मार देगी। टिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्मिंदगी महसूस करती है और वो जमीन पर पैर पटक कर बोलती है। इस बात से रूम में हर कोई टिया को एक अजीब नजर से देखने लगता है। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं पागल हूँ, रैम एक चोर है और मैं वो जानती हूँ। वो सब लोग फिर भी उसे घूरते ही रहते हैं। पर रैम ने नोटिस किया कि टिया का नेचर उन बच्चों जैसा है जिसे वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती थी। रैम ने टिया की तरफ उंगली उठाई और उसे डांटते हुए कहा, टिया साहब हम आपकी लाइट बॉल ढूंढने में मदद करना चाहेंगे, लेकिन ये तब तक नहीं जब तक आप सही से पेश आना नहीं सीख लेती। टिया अपना सर हिलाती है और धीमी आवाज में बोलती है, हाँ
हाँ मैं समझ गई, और बस ऐसे ही रैम ने सारी सिचुएशन कंट्रोल कर ली थी। और वहीं टिया का ट्रू नेचर पता चलने के बाद वो बच्चों जैसी बिहेव कर रही थी। रैम टिया से वादा लेती है कि वो अब किसी पे भी अटैक नहीं करेगी जब तक वो उसे प्रूफ ना कर दे कि उन्होंने लाइट बॉल चुराई है। टिया अपना जवाब देती है। टिया रैम और सुबारू पर नजर रखेगी और प्रूफ इकट्ठा करेगी जिससे पता चले कि चोरी उन्होंने ही की है। टिया बोलती है अब पक्का हो गया, अब मैं रैम और सुबारू के साथ ही रहूंगी। पर तभी एक आवाज आती है, बिल्कुल नहीं। ये आवाज सुबारू की थी। वो बोलता है अगर टिया हमारे साथ रहेगी तो उसे रैम के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सुबारू को अपनी शादीशुदा लाइफ बचाने के लिए रैम के साथ हर रात रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है, वरना उनकी शादी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक ही अपार्टमेंट में रहे। सुबारू सबसे आर्गुमेंट करके सबसे आगे वाला अपार्टमेंट में रहने का फैसला करता है और टिया को अपने पुराने वाला अपार्टमेंट दे देता है। प्लस टिया ने अपने विंड मैजिक से वो अपार्टमेंट पूरा तबाह कर दिया था, पर ऐसा नहीं था कि वो वहां रहना चाहती थी और ना ही वो नुकसान का भुगतान करना चाहती थी। जब वो सारे लोग टिया को समझाते हैं कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है, तब टिया शॉक हो जाती है और वो रियलाइज करती है कि वो कितनी बड़ी जिद्दी औरत है। पहले उसे लगता था कि उसके हाथ में सारी पावर है, पर जब तक वो सुबारू से नहीं मिली थी उसकी गलतफहमी दूर नहीं हुई थी। वो रैम की माँ जैसी डांट के आगे झुक गई और वो उस अपार्टमेंट के पैसे भी दे रही है जिसे उसने नुकसान पहुंचाया था। परेशान होकर टिया उनसे कहती है तुम लोग बहुत जिद्दी हो, और वही पहला मौका था जब सुबारू उस खूबसूरत बेवकूफ शिमिगामी की बात से सहमत हुआ। उसके बाद रैम टिया को सजा देती है उस अपार्टमेंट को साफ करने के लिए जो उसने तबाह किया था, और इस दौरान सुबारू और हेलीबेल बाहर बात करने चले जाते हैं। हेलीबेल सुबारू को बताता है कि जब टिया अटैक कर रही थी तो वो शांत क्यों खड़ा था, क्योंकि एक शिनोबी लोगों के इमोशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकता है। और मालूम पड़ता है कि टिया ने अपार्टमेंट तबाह करते वक्त भी ब्रुटैलिटी के कोई भी साइन नहीं दिखाए थे। हालांकि वो उन दोनों के लिए अभी भी काफी खतरनाक है और फ्यूचर में उनके लिए खतरा भी बन सकती है। और क्योंकि अब हेलीबेल उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर वो फिर से हमला करती है तो, पर तभी ठंडी हवाएं चलने लगती है और हेलीबेल सुबारू से बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे हटा दूं? सुबारू ने इस क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत टाइम लिया, लेकिन आखिरकार उसने टिया को जीने देने का फैसला किया। और वो नहीं चाहता था कि हेलीबेल एक विलन का रोल खेले, और क्योंकि रैम पहले ही टिया पे भरोसा दिखा चुकी थी इसलिए सुबारू ने भी फैसला किया कि उसे भी उस पे भरोसा करना चाहिए। और उसी वक्त हेलीबेल के जिस्म से ठंडी हवा निकलते हुए एकदम से चली गई और वो फिर से ही मुंहफट भालू बन गया। हेलीबेल सुबारू पे हंसता है। वो सुबारू से बोलता है कि तुमने ऐसे पर्सन को माफ कर दिया है जिसने सुबारू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन हेलीबेल को ये नहीं पता था कि सुबारू की शादी उस पर्सन से हुई है जिसने उसे पहले भी मारा था। हम देखते हैं रैम टिया को लेके बाहर आती है और सुबारू और हेलीबेल से बोलती है कि टिया के कपड़े चूज करने में मदद कीजिए। सुबारू और हेलीबेल अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहीं चैप्टर खत्म होता है। हमारा अगला चैप्टर है 6 मंथ। यहाँ हमारा 3 महीने का टाइम स्किप होगा और मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर मुझे हेलीबेल के डायलॉग अच्छे लगे। हमें हेलीबेल के बारे में और भी नई जानकारी मिली और आखिर में सफेद बाल लड़की का हमने नाम भी जाना। बेसिकली टिया वो नाम है जो वो फिलहाल यूज कर रही है। मेरे ख्याल से टिया का असली नाम जेरेस्टिया है। बेसिकली जेरेस्टिया एक स्पिरिट है जो कि विंड मैजिक यूज करती है और कारारागी में रहती है। कई लोग उसे एमिलिया भी समझते हैं, बट अगर वो एमिलिया होती तो सुबारू उसे इजीली पहचान लेता। मैंने इस चैप्टर में कुछ और चीजें नोटिस करी। टिया ने पिछली रात को सुबारू को पीटने का जिक्र किया, लेकिन उसने उसी रात पहले सुबारू को सड़क पे मारने की कोशिश का जिक्र कभी नहीं किया। तो हम मान सकते हैं कि या तो उस लड़की को ये सब याद नहीं या फिर वो कोई और ही थी। इस बारे में अपनी थ्योरीज कमेंट्स में डालना मत भूलना। देखो जाते जाते मैं बस एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज जारी रहे, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें पता चले कि 3rd पार्ट कब आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।